हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है न्यू एरा के इस चैनल में, जहां पे आप लोगों को एनटीएससी और बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से कवर किया, एक एक पॉइंट। तो जिन्होंने भी इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ 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 देखें, क्योंकि मैंने जो लेक्चर्स कवर किए हैं वो एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को मिला के किए हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले बेसिक सीख के आएँ फिर इस लेक्चर में आएँ। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या देखा अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने चार्ज देखा। चार्ज का फॉर्मूला क्या था बच्चों? Q इज इक्वल्स टू NE। यहाँ पे N क्या था? इंटीजर था। और हमने ये देखा था कि फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहीं भी हमें कुछ भी निकालना रहेगा तो हम Q इज इक्वल्स टू NE से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों? उसके बाद हमने क्या देखा? फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस अगर रेस्ट पे रखे रहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। और उसको हमने किससे निकाला था? विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स साहब ने बताया था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उन्होंने बताया था कि दो पार्टिकल अगर R दूरी पे रखे हुए हैं और एक की वैल्यू Q1 है तो और दूसरे की Q2, तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the length between them। अब उसके बाद मैंने बोला था प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। k की वैल्यू यहाँ पे हमने देखा था, k की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 पावर 9 और k की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। और k को एक्चुअल में k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम ने देखा था। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज करोगे तो F की वैल्यू क्या थी? K Q1 K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन आप स्मॉल q से कर दोगे तो ये K आंसर क्या आया था? K Q बाई स्मॉल R स्क्वायर। मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज जो था वही क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। और इसको हम इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चार्ज को किस पे मेजर किया था हमने? कूलम में। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? V इज इक्वल्स टू W बाई Q, ये वाला फॉर्मूला देखा था। और फिर देखा था डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाई Q। डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाई Q किसके लिए फॉर्मूला है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ये किसके लिए था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए था। अब इसके बाद हमने क्या देखा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ से V इज इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था? IR। यहाँ पे R क्या था? रेजिस्टेंस था। यहाँ पे R क्या था? रेजिस्टेंस था। अच्छा, हमें एक मिस कर दिया, वो है करंट का। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्या बच्चों होता है? Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम। और I को हम मेजर किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एम्पियर। एम्पियर की वैल्यू क्या होती है? चार्ज पर सेकेंड। चार्ज एक सेकेंड में कितना चार्ज निकला, वही क्या है? एम्पियर। हाँ ठीक है। अब देखो, अब इधर देखते हैं, हमने करंट का फॉर्मूला देखा V इज इक्वल्स टू IR। ये किसके लिए है? ओमिक कंडक्टर्स के लिए। हम ये जानते हैं कि एक कंडक्टर में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद क्या था? ओम्स लॉ हो गया। फिर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती थी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। यहाँ पे रो क्या था? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर।
और आप सही समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पर, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर आगे लिखता हूँ, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L बाई A वाला फार्मूला। यहाँ पे रेजिस्टिविटी होती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी 1 अपॉन C, या आप ऐसा बोल सकते हो C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। ऐसा इन्वर्स रिलेशन होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन, और फिर क्या है, रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। हमने ये देखा था किसी भी सब्सटेंस जैसे कंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और फॉर सेमीकंडक्टर क्या था, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो R का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। मैं प्लीज सबको बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आया, तो इसके पहले वीडियो जरूर जाएं और जरूर देखें। फिर ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कवर हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, ठीक है। अब देखें आगे आपको कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अब आगे हमने और क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज क्या था, R इक्विवेलेंट, इस पे क्या था, सीरीज में R1 R2 R3 था, इस पे क्या था, करंट सेम था। हमेशा याद रखना R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 था बच्चों, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या था, सारे सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग आपने लगाए थे। किसके अलोंग लगाए थे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग लगाए थे, R1 R2 एंड जहाँ तक ले जाना हो, जहाँ तक आपकी मर्जी हो, जहाँ तक लगे कि आप ले जा सकते हो ले जाओ। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या थी बच्चों, R इक्विवेलेंट के लिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने 2 के लिए डायरेक्ट लिखवा दिया था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू, हाँ क्या लिखवाया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इसी को बेसिकली सॉल्व करके करोगे तो आंसर आ जाएगा, पर ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत इजीली 1 सेकेंड का टाइम लगता है, नहीं तो आपको सॉल्व करने में वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने ये बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, अच्छा अब क्या होता है, 2 के अलावा भी कुछ और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको भी देखा था हमने। ये भी देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि एक वायर से जब करंट जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा कोलिजन होता है और हीट जनरेट होती है। तो उसको हमें किसने समझाया था, जूल साहब ने। उनके कहने से क्या था, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR का यूज़ करके हमने इसको बहुत तरह से मोल्ड किया था। क्या किया था, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो गया था, और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT। ये सारा किसको, V इज इक्वल्स टू IR से किया था। मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ जाके पहले पुरानी वीडियोज़ देखें, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, हीट पर यूनिट टाइम। तो पावर के लिए हमने क्या देखा था, हीट पर यूनिट टाइम I स्क्वायर RT अपॉन T, T कैंसिल हो गया, T कैंसिल हो गया। अब देखो, और इसके बाद क्या फॉर्मूला थे, इसी के क्या होंगे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI है, सब V इज इक्वल टू IR लगाने से आए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, और दूसरा क्या है, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R, और तीसरा क्या है,
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये सारे फॉर्मूले हमने पहले भी देखे। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे थे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि बहुत सारे सेल को कंबाइन किया था। जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो वहाँ पे क्या था, NE अपॉन क्या आया था, आई की वैल्यू क्या आई थी, आई की वैल्यू सीरीज के लिए आई थी NE अपॉन R प्लस स्मॉल एन आर। कोई ये मत बोलिए कि आपने बताया नहीं है, जाके प्लीज वीडियो को रेफर करें, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए क्या था, I इज इक्वल टू क्या था, E R प्लस स्मॉल r अपॉन n, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल के लिए था। अब मैं एक चीज़ और बताना है मुझे, मैं बताता हूँ, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या है, अब मैंने एक चीज़ बताई थी EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लो आपके पास एक सर्किट थी, है ना, जिस पे बैटरी है। अब बैटरी के अंदर कोई भी खुद का कंजप्शन नहीं है, बैटरी एक आइडियल बैटरी है जिसपे खुद का कंजप्शन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में वो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी दिया है वही क्या होता है, EMF होता है। जैसे मान लो, हाँ ठीक है, अब R और ये स्मॉल r है। अब देखो जब इसमें अंदर भी कंजप्शन होगा तो यहाँ पे जो बैटरी का EMF होगा ये दो में खर्च होगा, एक बाहर और एक अंदर। तो बाहर में क्या होगा, IR होगा, और अंदर में क्या होगा, I स्मॉल r होगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको क्या बोल देते हैं, EMF प्लस I स्मॉल r। तो यहाँ पे देखो V क्या है, V क्या है, आउट ऑफ द बैटरी जितना भी कंजप्शन होता है। आउट ऑफ द बैटरी हमेशा इक्वल टू नहीं होता EMF के बराबर, कई बार बैटरी के अंदर भी कंजप्शन होता है, तो उसके कारण टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू आउट प्लस इन इज इक्वल टू EMF, ठीक है। और ये कब होता है, और अगर आप इससे करंट फ्लो नहीं करवाओगे तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, E के बराबर मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि EMF वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। अब व्हीट स्टोन ब्रिज देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो जब आपके पास ना समझ में आए कि वो कॉम्बिनेशन सीरीज है या वो कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, इस कंडीशन में मैक्सिमम जो 4 और 5 रेजिस्टेंस, 5 और 6 रेजिस्टेंस के केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्हीट स्टोन ब्रिज के केसेस होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। आपको सिर्फ अभी बैलेंस पढ़ा रहा था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R4 था। प्लीज़ बच्चों, इनका काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाले वीडियोस में है, तो जाके प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट क्विकली सारे फॉर्मूले कवर कर लिए। अब चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब देखो पहला ही क्वेश्चन किसका बन गया बच्चों, पावर का बन गया। पहला ही क्वेश्चन किसका बन गया बच्चों, पावर का। अब क्या होता है, जब कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मेरे यहाँ एक बल्ब आया, तो उस पर आपने कभी कभी देखा होगा कि 60 वॉट या 10 वॉट या 9 वॉट लिखा रहता है। आजकल के जो बल्ब आते हैं LED, जनरली 9-12 वॉट को हम घर में यूज़ करते हैं। तो 9 वॉट के बल्ब और फिर उस पर 220 वोल्ट के अलाउंग, तो वो क्या करते हैं, आपको देने के पहले बल्ब को चेक करते हैं कि इस वोल्टेज के अलाउंग ये कितना पावर खा रहा है। वही क्या कहलाता है, रेटेड पावर। तो रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अ बल्ब इज रेटेड 60 वॉट एंड 240 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन इफ द वोल्टेज इज ड्रॉप टू 192।
अब ऐसे कंडीशन में एक चीज़ है, एक वायर है, उसका तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, आप V और I को चेंज करके उसके अलाउंग पावर चेंज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन इफ द वोल्टेज ड्रॉप इज टू 192। वोल्टेज पहले कितना था, 240 से हमने लगाया था, और ये क्या है 192। व्हाट विल बी द पावर कंजप्शन एंड द करंट ड्रॉन। पहले जब हमको रेटेड पावर दी है वो 240 वोल्ट में दी है, पर अब जो हम घर में लगा रहे हैं हमारे पास 240 वोल्ट का सोर्स नहीं है, हमारे पास कितने का सोर्स है, 192 का। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालने को बोला है और पावर कंजप्शन इन दैट केस, क्योंकि दोनों में वोल्टेज अलग अलग हैं तो पावर कंजप्शन अलग आएगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी अप्लायंसेस दिया है तो हमें उसके कहाँ तक जाना चाहिए, रेजिस्टेंस पे जाना चाहिए। क्यों, रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पावर दिया है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V²/R, क्योंकि यहाँ पे V वाला है तो यहाँ से देखोगे तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V²/P का यूज़ करोगे तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, R इज इक्वल्स टू V²/P, 240 का स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू कितनी है बच्चों, P की वैल्यू कितनी है 60, समझ में आया। अब ये 60 है, अब यहाँ से R निकल आ गया, फिर क्या है, इफ द वोल्टेज ड्रॉप टू 192 व्हाट विल बी द पावर कंजप्शन। तो ये तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया, और रेजिस्टेंस को किस में मेजर करोगे बच्चों, ओम में मेजर करोगे। अब देखो इसके बाद क्या है, नई पावर पूछा है तो P इज इक्वल टू क्या है, VI लगा सकते हो, नहीं क्या लगा सकते हो, V²/R, V²/R फिर से लगा दो तो P डैश, एक्चुअल में P डैश, P इनिशियल था हमारे पास, अब P डैश लगा दो, P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 192 का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 240 का स्क्वायर अपॉन 60। इसकी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो नया पावर कंजप्शन आएगा वो अलग आएगा। हमेशा याद रखना कि वोल्टेज चेंज होगा तो पावर कंजप्शन चेंज होगा, और आपको ये याद रखना है कि कब VI लगेगा, कब V²/R लगेगा, कब I²R लगेगा। ये आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा। तो क्या चेंज नहीं होगा, हमेशा रेजिस्टेंस। तो कभी भी रेटेड पावर दिया हो तो उससे रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, उससे आप दूसरी चीज़ों में पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, अब चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ 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 इसके पहले आप पुराने लेक्चर्स प्रेफर करिएगा, नहीं तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये NTSC स्टेज 2 में काफ़ी बार पूछा गया है, रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रोल होता है। अब क्या दिया है आपको, क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब अल्फा की वैल्यू दी हुई है। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, यानी रेजिस्टेंस एट 300 केल्विन इज 1। R नॉट एट रूम टेम्परेचर कितना दिया है, 1 ओम दिया है, कितना दिया है, 1 ओम दिया है। What will be the temperature in Kelvin when the resistance become 2 ohm? What will be the value of temperature when the resistance become 2 ohm? अब क्या है, इस वायर को हीट किया गया तो ऐसा टेम्परेचर बताना है जिसमें उसका रेजिस्टेंस क्या पहुंच जाए, 2 ओम पहुंच जाए। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस है विद द चेंज इन टेम्परेचर R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T लगा सकते हो, अल्फा डेल्टा T लगा सकते हो। अभी R0 की वैल्यू कितनी दी है, 1। अब 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.25 इंटू 10 पावर -3 लिख दो, 1.25 इंटू 10 पावर -3 इंटू डेल्टा T नहीं पता। अब ये रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे पूरी तरीके से अच्छे से तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 इज इक्वल्स टू क्या 1.25 इंटू 10 पावर -3 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से इसको उधर ले जाओगे बच्चों तो यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.125 इंटू 10 पावर -3 और इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टी की वैल्यू किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस में आएगी। किस पे आएगी, डिग्री सेल्सियस पे। 4/5 कर दो, 4/5 और 4/5 की वैल्यू कितनी होती है 0.8 होती है और ये ऊपर चला जाएगा। ये 10 पावर -5 से ऊपर जाएगा तो 10 पावर +5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 पावर 5। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मुझे नहीं करवाना चाहिए फिर भी मैं करवा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी कितना आया आपका, डेल्टा टी आया 8 इंटू 10 पावर 4। अब क्या कर सकते हो 8 इंटू 10 पावर 4। अब क्या है डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टी फाइनल -300, इनिशियल कितना था 300 था। अब इसके साथ इसको ऐड कर दो, ऑलमोस्ट 8 इंटू 10 पावर 4 के बराबर ही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, टी फाइनल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक बार जरूर देखो ध्यान से। टी फाइनल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 पावर 4 प्लस 300। तो इस तरीके से आप, सॉरी ये 3 था बच्चों, तो ये 3 था तो ये भी 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 होगा बच्चों, ये 2 होगा तो ये 800 होगा। 800 प्लस 300 कितना आएगा बच्चों 1100। कितना आ गया 1100। तो 1100 केल्विन, TF इज इक्वल्स टू 1100 केल्विन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। स्टेज 2 के लिए है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखें, अच्छे से देखें। पहले इसका कॉन्सेप्ट पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, हाँ नेक्स्ट पूछ रहा है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द, हाँ द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन इज 3 रुपीज पर यूनिट। मतलब 1 यूनिट यानी क्या होता है 1 किलोवाट आवर, है ना। अब देखो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 80 वाट फैन 10 आवर्स अ डे फॉर द मंथ ऑफ जून। जून 30 का होता है कि 31 का, पहले ये तो देख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून कितने का होता है 30 का, कितने का है बच्चों 30 का, तो 30 डेज का मंथ है। अब क्या पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है, अगर आपका पावर कंजप्शन 1 डे में पहले निकालो। एक 1 डे का पावर कंजप्शन क्या होगा, तो 1 डे का पावर कंजप्शन कितना होगा 80। H इज इक्वल्स टू क्या होता है PT होता है, तो PT के हिसाब से लगाओगे तो क्या आ जाएगा 80 इंटू टाइम कितना है, टाइम कितना है 10 आवर में है तो 80 वाट आवर। ये किस में है, ये वाट में है, ये आवर में है, आवर में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 800 वाट आवर। ये क्या है 800 वाट आवर। एक दिन का कंजप्शन कितना हो गया 800 वाट आवर। अब देखो 30 डेज का, 30 डेज का कितना होगा बच्चों 30 इंटू H, तो यहाँ से करोगे तो 30 इंटू 800, तो यहाँ से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24,000 वाट आवर। अब देखो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 किलो वाट आवर। ये किस पे है वाट आवर में है, ये किस पे है वाट आवर में। इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल पावर को टोटल हीट कंजप्शन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 24 किलो वाट आवर आएगा। 24 किलो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24 किलो वाट आवर मतलब कितना हो गया 24 यूनिट्स हो गया।
अब 1 यूनिट में हमें कितना देना पड़ता है बिल, 1 यूनिट का कितना है 3 रुपये, तो इतनी यूनिट्स का क्या हो जाएगा बच्चों 24 इंटू 3, तो यही क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 72। कितना आ गया बच्चों 72, तो 72 रुपीज़ क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले ऐसे अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालने को आए तो सबसे पहले पावर इनटू टाइम करोगे तो 1 दिन का आएगा, फिर 1 दिन अब कितने महीने कितने डेज हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट है किसके बराबर है किलोवाट आवर के बराबर है, इसलिए इसके थ्रू आप इसको ऐसे करोगे, फिर उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसलिए वी आर फास्ट नाउ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, जो हमें R इज इक्वल टू रो एल बाई ए का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा मदद करेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंडक्टर को हमने ऐसा लगाया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों, हाँ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है, एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया 25.25 इंटू 0.25 है। अब क्या पूछ रहा है इसको, और लेंथ कितनी दी हुई, करंट क्योंकि ऐसा जाएगा, करंट कैसा जाएगा ऐसा आई, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा ये वाला, और ये कितना दिया हुआ है 1 मीटर। अब क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द अमाउंट ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी। तुमको क्या निकालना है, अ कॉपर ब्लॉक इज कनेक्टेड थ्रू एज शोन इन द फिगर। हम एक कॉपर ब्लॉक के थ्रू क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं, तो आपको क्या बताना है कि इसके थ्रू करंट कितना निकलेगा। अब आपको डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला है रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब क्या है रेजिस्टेंस को अपने को निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे अपन, हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए लगाना पड़ेगा। अब हमको L और A तो दिख गया, रो कहाँ लिया, रो बच्चों ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए लगाओगे तो R इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू 1 इंटू L, L कितना है, L है 1 अपॉन एरिया 25.25 इंटू 0.25 करोगे, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 0.60625, ये क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 6.25, और यहाँ से करोगे जो वैल्यू R की आएगी ये ओम में आएगी। अब क्या दिया है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। जब R की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों तो उसके बाद क्या है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर लगाइए, V इज इक्वल्स टू आई आर लगाइए, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से V की वैल्यू 16 है, I की वैल्यू क्या है नहीं पता, यही तो निकालना है यार। कैसा है यार, क्वेश्चन भी भूल जाते हो आप लोग। अपॉन 100 अपॉन 6.25 करोगे तो यहाँ से ये इधर जाएगा 16 इंटू 100 अपॉन 6.25 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा। और ये किस पे आएगा, आई बच्चों किस पे आएगा, किलोमीटर में, एम्पियर में आएगा, ऑलमोस्ट किस पे आएगा
एम्पियर में ही आएगा, तो यहाँ से आप एम्पियर की वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक चीज़ देखोगे, फिर यहाँ पे देखोगे इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम वहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अब इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनने क्या किया, उसी सेम कंडक्टर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, फिर से आपको क्या बोला गया है, करंट फिर से निकालने को बोला है। तो यहाँ पे देखोगे R इज इक्वल्स टू, फिर से लगाओगे रो L बाई ए, रो की वैल्यू 1, L कितना है यहाँ पे, करंट कैसा जा रहा है बच्चों, इधर जा रहा है, तो इसकी लेंथ किसके बराबर होगी भाई, 0.25 के बराबर। किसके बराबर होगी बच्चों, 0.25 के बराबर होगी। और जो एरिया होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 1 इंटू 0.25, 1 इंटू 0.25, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा बच्चों। ये क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ से रेजिस्टेंस निकालोगे तो R इज इक्वल्स टू कितना आ गया, R इज इक्वल्स टू आ गया 1 ओम। अब फिर से यहाँ पे क्या लगा दोगे, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए था बच्चों, हाँ। अब फिर से क्या लगा दोगे, फिर से लगा दो बच्चों, फिर से क्या लगा दो, V इज इक्वल्स टू IR लगा दो। V कितना है, 16 ही दिया हुआ है, I नहीं पता, R इज इक्वल्स टू 1 ओम है। तो यहाँ पे देखोगे R की वैल्यू अलग आई थी, क्योंकि हमने जो लेंथ अलग लिया था वो अलग लिया था। अब उसको हमने चेंज करके पहले हॉरिजॉन्टल रखा था, अब वर्टिकल रखा। तो देखो कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है उसके एरिया और लेंथ को चेंज करने से, और उससे कैसे सारी वैल्यूज़ में अंतर आ रहा है। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू देखोगे तो I इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 16 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 एम्पियर आएगा। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पब्लिक चलें पब्लिक आगे, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। फिर से क्या बोला है, तो रेटेड पावर है, तो रेटेड पावर के कॉन्सेप्ट में हम सीधे क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, करंट निकालते हैं, सॉरी सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो पहले कंडीशन में क्या आएगा। पर यहाँ पे एक चीज देखो, जो रेटेड वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या है, अलोंग द सर्किट भी लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे बिना रेजिस्टेंस निकाले भी आप पतली गली से क्या कर सकते हो, निकल सकते हो। अब देखो कैसे हम निकल सकते हैं। अब क्या है कि कैसे लगाया हुआ है, दो बल्ब्स को हमने कैसे लगाया हुआ है बच्चों, दो बल्ब को हमने कैसे लगाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हाँ, दो वैल्यूज को कैसे लगाया है हमने, दो वैल्यूज को हमने कैसे लगाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है और सोर्स क्या है, सेम 220 वोल्ट, मतलब पावर कंजप्शन भी दोनों की कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि पोटेंशियल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब देखो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, P इज इक्वल्स टू वी आई का। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दोनों में वोल्टेज प्रोवाइडेड क्या है, सेम है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला था, वोल्टेज चेंज होगा तभी करंट की वैल्यू चेंज होगी और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है। तो उस हाँ, अब देखो P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, तो यहाँ पे P कितनी हुई है, 100 इज इक्वल्स टू V इंटू आई। V कितना है, 220 इंटू आई नहीं पता, I की वैल्यू निकालो, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 220। अब क्या है, एम्पियर्स में आएगा। ये किसकी है, ये किस बल्ब की बात की जा रही है, बल्ब P।
बल्ब किसकी, P की। और ये अब बल्ब Q के बारे में निकालेंगे, तो बल्ब Q के लिए कितना आएगा, 50 इज इक्वल्स टू 220 इंटू आई। यहाँ से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 50/220 इज इक्वल्स टू आई। अब देखो एक आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5/11, 5/11, और दूसरे की वैल्यू आ गई 5/22। तो I1 और यहाँ से क्या आ गया, I2, ये I2। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, I1 और I2 की वैल्यू निकाली, एक 5/11 आई है और दूसरी क्या है, 5/22। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद से पढ़ें और ट्राई करने की कोशिश करें, तब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब तो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, I1 की वैल्यू आई थी अलॉन्ग P 5/11, और I2 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, I2 की वैल्यू आ गई थी 5/22।